हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। क्या पॉलिटिक्स किसी के पहनावा, किसी की जो बोली जाने वाली भाषा या जो बुक पढ़ते हैं उसे चेंज कर सकता है? ऐसा फ्रांस में हुआ है 1789 के बाद में। जो है पॉलिटिक्स ने लोगों के पहनावा, लोगों की भाषा और लोगों की जो बुक्स पढ़ते हैं उसके ऊपर ऐसे कई सारे चेंजेस लाए हैं। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली कि वो ऐसे कानून बनाएंगी जो ट्रांसलेट करेगा आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जो लोग अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा एक लॉ कुछ समय बाद में आया जब जो है बेस्टाइल का फोर्ट तोड़ दिया गया। तो समर 1789 में जो है ऐसा एक कानून आया जो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप को जो है अबॉलिश कर दिया जाए। तो पहले की जो ओल्ड रेजिम 1789 के पहले की जो गवर्नमेंट को फ्रांस में बोलते हैं ओल्ड रेजिम, तो वहाँ पे अगर कोई भी रिटर्न मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटी होती थी जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर या प्लेस यानी नाटक, तो ठीक है, बुक्स, न्यूज़पेपर या प्लेस, तो इन्हें जो है परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की, वहाँ के राजा की। तो राजा के सेंसर जब उन्हें परमिट करते थे कि ठीक है आप इसे शो कर सकते लोगों को, तभी शो हो पाता था। तो ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी है। सेंसर बोर्ड है जो मूवीज़ को जो है सेंसर करता है, कुछ कट लगा देता है, ये ठीक नहीं है, ये मत बताइए आप। तो ऐसा उस टाइम पे सेंसर होता था। कुड बी पब्लिश, तो फिर राजा की अनुमति के बाद में पब्लिश होता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, अभी जो डिक्लेरेशन था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक जो है नेचुरल राइट करके उसे बताया गया कि आपको फ्रीडम है बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो इसके तहत न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स जो है तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने फीलिंग बता सकते हैं। तो जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा आने लगे। तो पहले फ्रांस के शहरों में आया, फिर शहर से बाद में आसपास के गांव में बहुत तेज़ी से चले गए और लोग इसे पढ़ने लगे। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट दैट चेंज टू प्लेस इन फ्रांस। तो ये सब में बताया गया क्या और डिस्क्राइब किया गया कि फ्रांस में क्या चेंजेस हुए हैं और कौन से इवेंट्स हुए। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है कि दो अपोजिट व्यू लोग अपने बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, दूसरी पार्टी, एक पॉइंट पे ये पार्टी सहमत है और दूसरी पार्टी जो है उसके विरोध में, तो दोनों पार्टी अपना अपना जो स्टैंड रखेंगे कि एक पार्टी बताएंगे ये सही क्यों है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी पार्टी बताएंगे गलत क्यों है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। तो जब फ्रीडम ऑफ प्रेस आया तो दो अपोजिट व्यू जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे। प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो नाटक होते थे, गाने होते थे और जो जत्रा होती थी, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। दिस वॉज द वन वे दैट कुड ग्रास्प एंड identify the ideas such as liberty or justice that the political philosopher wrote about the link in text which one of a handful of educated people could read। तो जो है ऐसा प्ले, सॉन्ग और ये जो जतरा का ऑर्गेनाइज करने में जो है लिबर्टी और जस्टिस दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जो पहले फिलोसोफर ने लिखा था सिर्फ कुछ हैंडफुल लोग, कुछ चंद लोग पढ़ते थे जो लिटरेट रहते थे, एजुकेटेड लोग रहते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कंक्लूजन क्या निकलता है? तो 1804 में नेपोलियन ने खुद को क्राउन कर लिया और एम्परर बन गया। उसके बाद में जो है अपनी एस्पिरेशन पूरी करने के लिए जो है आसपास के यूरोपियन कंट्री को कैप्चर करने की जो है इच्छा थी नेपोलियन की। तो उसके लिए उसने जो है आसपास के डायनेस्टीज को हराया और आसपास के किंगडम को हराया और खुद के जो मेंबर है, खुद के फैमिली के मेंबर को वहाँ पे बिठा दिया। नेपोलियन खुद को जो है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप ऐसा देखता था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने जो है बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। उस टाइम पे आपने देखा था जर्मनी में 39 उनके प्रोविंस थे, तो सब जगह पे अलग वेट और मेजर थे। तो नेपोलियन ने जो है यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स लाए प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम के साथ में इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर। पहले जो है आसपास जहाँ पे भी नेपोलियन अटैक करता था वहाँ के लोगों को लगता था कि नेपोलियन जो है वो लिबरेटर है और उन्हें जो फ्रीडम देगा। लेकिन फिर बाद में उनके समझ में आया जो नेपोलियनिक आर्मी जो है वो इन्वेडिंग आर्मी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोगों को फोर्सफुली आर्मी में लिया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार भी किए जाते थे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो नेपोलियन को आखिरी में वाटरलू में हराया गया और 4 फोर्सेस थे, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया वो PRAB। तो इसका फुल फॉर्म ये जो है ईच लेटर रिप्रेजेंट वन कंट्री। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप बताइए इसका क्या है। मेनी ऑफ हिज मेजर दैट
carried the revolutionary idea of liberty and modern law to the other part of Europe had an impact on the people long after नेपोलियन had left। तो नेपोलियन के जाने के बाद भी जो नेपोलियन ने जो मॉडर्न रिवॉल्यूशनरी आइडिया लाए थे लिबर्टी के और मॉडर्न लॉ के, तो यूरोप के लोगों पे उसका असर था। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये दो है, एक आइडिया ऑफ लिबर्टी और एक डेमोक्रेटिक राइट, आज़ादी, लिबर्टी यानी आज़ादी और डेमोक्रेटिक राइट। तो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लेगेसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। दे स्प्रेड टू फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो फ्रांस से जो है पूरे यूरोप में फैले। वेयर फ्यूडरल सिस्टम वेयर अबॉलिश, तो फिर फ्यूडरल सिस्टम जो है अबॉलिश हो गया। कॉलोनाइज पीपल रिवोक द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इन देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवरेन नेशनल स्टेट। तो जो है जो कॉलोनाइज पीपल थे, जहाँ पे कॉलोनी के लोग थे, तो उन्होंने जो आइडिया फ्रीडम की आइडिया को जो है ऐसा समझा कि हमें एक सोवरेन नेशन बनाना है और इनसे जो है कॉलोनाइजर से छुटकारा पाना है, एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे लोगों का राज रहे। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान ने जो है जैकोबिन क्लब है 1792 में बनाया था श्रीरंगपट्टनम में, उनकी जो कैपिटल में, और राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पे दिया है। राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ दोज हु वॉज इंस्पायर्ड विद द न्यू आइडिया दैट वर स्प्रेड थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवॉल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। तो जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और जुलाई रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही heard of July Revolution in the France in 1830. On his way to England at the Cape Town, he insisted on visiting frigates, warship flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident. तो जो है इंग्लैंड के लिए जा रहे थे राजा राम मोहन रॉय जी, तो केप टाउन में उन्होंने जो है जिद की, उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे वारशिप देखने की है जो ट्राई कलर का फ्लैग लेके जा रहा है फ्रांस का। तो इस तरीके से जो है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी जो है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कंप्लीट होता है। थैंक यू।